आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आज की सेशन का शुरुआत करता हूं। और मैं पहले बता देना चाहता हूं कि ये 100 प्रश्नों का वन लाइनर कोई प्रश्न उत्तर होगा। तो आप लोग इसे एक रिवीजन टेस्ट के हिसाब से देखें तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आपकी बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न जो है आपके सामने आएंगे और आप अगर उसको और एक बार देख लेते हैं तो वो प्रश्न आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैंने बहुत ही चुन चुन के इसे रखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं दिखे होंगे। तो इसीलिए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर वन देखिए कि ईरानी महाभारत काल से भारत को हिंद कहने लगे थे पंडित राम नरेश त्रिपाठी। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद वाले देखते हैं हम। तो विश्व की भाषाओं को विभाजित किया गया है, विश्व की भाषाओं को विभाजित किया गया है तो 12 भागों में। तो 12 भागों में हमारे भाषाओं को विभाजित किया गया है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो वो सभी को पता है, भारतीय परिवार की भाषा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी थी? तो वो आपकी वैदिक संस्कृत है। जैसे हमें पता है कि प्राचीन आर्य भाषाओं में दो मुख्य भाषाएं आती हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। उनमें सबसे प्राचीन जो है वो आपके वैदिक संस्कृत के हैं, वैदिक संस्कृत कहलाए जाते हैं। उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक ध्वनि के अनुसार 13 स्वर और 39 व्यंजन माने जाते हैं। उसके बाद प्रथम प्राकृत माना जाता है पाली भाषा को, प्रथम प्राकृत कहा जाता है पाली भाषा को। त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ माना जाता है, उस ग्रंथ की जो भाषा थी वो थी पाली। उसके बाद संदनीति व्याकरण के रचनाकार थे आपके अंगवंश। उसके बाद आगे बढ़े तो देखिए कच्चान व्याकरण किस भाषा का में लिखा गया था? तो वो आपके पाली भाषा में लिखा गया था। कच्चान व्याकरण पाली भाषा की व्याकरण थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि प्राकृत भाषा को अर्धमागधी, चूलिका, पैसाची, अपभ्रंश इन तीनों भागों में विभाजित किया किसने? तो वो हेमचंद्र जी ने। तो हेमचंद्र जी ने प्राकृत भाषा को अर्धमागधी, चूलिका, पैसाची और अर्धमागधी अपभ्रंश इन 3 नामों में विभाजित किया था हेमचंद्र जी ने। उसके बाद मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति बताई शोरसेनी प्राकृत से। मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति बताई आपकी शोरसेनी प्राकृत से। उसके बाद आगे बढ़े तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने बांगड़ू का नाम दिया था हरियाणवी, इसलिए हम हरियाणवी को बांगड़ू भी कह सकते हैं। दक्षिणी भाषा मूलतः थी 14वीं-15वीं सदी की खड़ी बोली। दक्षिणी जो भाषा थी वो आपकी 14वीं-15वीं सदी की खड़ी बोली का एक रूप था। उसके बाद हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ था तुजू के बावरी में पहली बार। उसके बाद उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में हुआ, यह कहना है राहुल संस्कृतायन का। उन्होंने माना कि जो उर्दू जो शब्द है, भाषा है, उसका जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में हुआ था। उसके बाद भाषाओं का सही अनुक्रम देखें तो पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत और उसके बाद अपभ्रंश। उसके बाद पूर्व से पश्चिम की ओर भाषाओं को क्रम देखें तो सबसे पहले आएगा हमारा मैथिली, अवधी, ब्रज और बाद में हरियाणवी। उसके बाद उसी तरीके से पश्चिमी से पूर्व की ओर आए तो सबसे पहले है पंजाबी, कौरवी, अवधी और बाद में भोजपुरी। उसके बाद आगे बढ़े तो उत्तर से दक्षिण की ओर बोलियों को देखें तो बांगड़ू, बुंदेली, मालवी और मैथिली बाद में। उसके बाद आगे बढ़े तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी को माना जाता है। उसके बाद पूर्वी हिंदी की बोलियां में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आते हैं। उसके बाद दोहा मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो अपभ्रंश का। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है तो बघेली। किसी भाषा की मूलभूत इकाई होती है स्वनिम। लिपि किसे कहते हैं? लिखित ध्वनि संकेतों को, यानी किसी भी
भाषा के वर्ण के लिखित संकेतों को लिपि कहा जाता है। उसके बाद स्वनिम मिलती जुलती ध्वनियों का परिवार है, ये कहा था आपके डेनियस जोन्स ने। स्वनिम मिलती जुलती ध्वनियों का परिवार है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, गुजराती भाषा का विकास हुआ था स्वर से नहीं अपभ्रंश से। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 10। उसके बाद आगे बढ़े तो नागरी लिपि कैसी होती है? तो अक्षरात्मक। ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी की भाषा। उसके बाद खंड ध्वनियाँ हैं स्वर और व्यंजन। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द दिया था? हिंदवी। बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य जो भाषा है वो आपके पाली भाषा आता है। उसके बाद आगे देखें तो अब अवहट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट जो भाषा है वो ग्रामीण अपभ्रंश का ही एक रूप माना जाता है। अंगिका किस राज्य की बोली है? तो बिहार। अंगिका किस राज्य की बोली है? तो वो बिहार राज्य की है। हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो थे वो थे आपके जयसुआ केटलर। ऊकार बहुला बोली मानी जाती है वो है अवधी। ऊकार बहुला बोली मानी जाती है तो वो है आपकी अवधी। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई थी आपकी मागधी अपभ्रंश से। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो कामता प्रसाद गुरुजी को। हिंदी का पाणिनि माना जाता है कामता प्रसाद गुरुजी को। किसके आधार पर स्वर हर्ष या दीर्घ होते हैं? तो मात्रा के आधार पर। ध्वनि को किस आधार पर उच्च या निम्न माना जाता है? तो सुर के आधार पर। लहदा की जन्मदात्री है पैसाची। अच्छा। स्वर तंत्रिका की स्थिति के आधार पर स्वर होते हैं घोष और अघोष। उसके बाद जो स्वर दोनों होठों को स्पर्श करते हैं दंतस्थ, ये दंतस्थ नहीं, ये ओष्ठ होगा। जो स्वर दोनों ओष्ठ को एक साथ मिला दें तो उसे कहते हैं ओष्ठ। क वर्ग के सभी व्यंजन हैं कंठोष्ठ, यानी ये क ख ग घ ङ ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। उसके बाद आगे देखें तो नासिक्य व्यंजन कहा जाता है वर्ग के पंचम अक्षरों को। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और वर्ण के लिखित रूप को या संकेत को कहते हैं लिपि। उसके बाद प्रत्येक व्यंजन वर्ण में कितने वर्ण होते हैं? तो 5। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण होते हैं अंग और अह। किसी भी वर्ग के पहले और तीसरे व्यंजन को कहा जाता है अल्पप्राण। वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन को कहा जाता है महाप्राण। हिंदी वर्णमाला में मूलतः स्वर होते हैं 4। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। नमक किस भाषा का शब्द है? तो नमक जो है वो आपके फारसी भाषा का शब्द है। संकर शब्द का अर्थ होता है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, जैसे कि आपकी रेलगाड़ी, टिकट घर, इस तरीके के जो शब्द होते हैं तो वो ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो दो भाषाओं के मिले हुए शब्दों के से मिलकर बनता है, ऐसे शब्दों को कहा जाता है संकर शब्द। रिपोर्टर किस भाषा के शब्द है? तो फ्रांसीसी। किताब किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। उसके बाद आगे बढ़े तो कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच। उसके बाद बाल्टी किस भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली। उसके बाद कैंची आपकी तुर्की भाषा का शब्द है। चाय से पता चल जाता है चीनी। रिक्शा आपकी जापानी शब्द है। उपसर्ग शब्दों का आदि पहले लगा जाता है, प्रत्यय शब्द के बाद में या अंत में लगा जाता है। समास का कार्य क्या है? समास का कार्य होता है जो शब्द होता है उसमें संक्षेपण करना, मतलब शब्दों को छोटा करना। उसके बाद कौन सा समास कारक से जुड़ा है? तो तत्पुरुष समास। उसके बाद आगे बढ़े तो आश्रित उपवाक्य होता है मिश्र वाक्य से। आश्रित उपवाक्य होता है मिश्र वाक्य में, यानी मिश्र वाक्य में एक से अधिक वाक्य होते हैं और एक से अधिक वाक्य होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें आश्रित उपवाक्य भी है, और ऐसे वाक्यों को कहा जाता है मिश्र वाक्य। अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्ण के भेद होते हैं 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
प्रयत्न के आधार पर ल जो है आपके पार्श्विक होते हैं। प्रयत्न के आधार पर ल पार्श्विक ध्वनि है। उसके बाद आगे बढ़े तो साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था गार्सदा तसी जी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को माना जाता है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य शुक्ल जी का। साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो वॉल्टर ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ सर्वप्रथम किस रूप में प्रकाशित किया था? तो हिंदी शब्द सागर में। उसके बाद जनता की चित्रवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाने वाले जो थे वो थे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया? तो वीरगाथा काव्य का किया। मिश्रबंधु विनोद के प्रथम तीन भाग आपके 1913 में प्रकाशित हुए, तो था वो 1934 में प्रकाशित हुआ। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना? यहाँ देखिए कि भक्ति काल से वे हिंदी साहित्य को आरंभ मान रहे हैं और वो थे आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं आपके पादरी एडिसन ग्रिब्स। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष हुआ 1883। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो लिखने वाले थे वो थे आपके बच्चन सिंह जी। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखककर्ता कौन थे? डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक। उसके बाद आगे बढ़े तो हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास यह कथन मिश्रबंधु के संदर्भ में किसका है? सुमन राजे का। तो सुमन राजे जी का मानना था कि हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास जो था वो मिश्रबंधु विनोद था। इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं, ये कथन जो है वो आपके जैनेन्द्र जी का है। शुक्ल जी को साहित्य पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्होंने उसे मानवीय शक्ति से अनुप्राणित कर इतिहास बना दिया। शुक्ल जी को साहित्य पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था, उन्होंने उसे मानवीय शक्ति से अनुप्राणित कर इतिहास बना दिया, और ये कथन आपके डॉक्टर नामवर सिंह का है। उसके बाद आचार्य शुक्ल ने सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा सिद्ध और नाट्य साहित्य को। उसके बाद हिंदी साहित्य का वो ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का, ये ग्रंथ अभी भी अधूरा है। उसके बाद शुक्ल जी के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उनमें सुधार तथा नए तथ्यों को भरने वाले जो विद्वान थे वो थे आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यानी कहना चाहते हैं कि शुक्ल जी के इतिहास में जो कुछ भी कमियां थी और जो कुछ भी नए कुछ ऐड करने की ज़रूरत थी उसे करने वाले जो आलोचक थे वो थे आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उसके बाद कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले इतिहासकार जो थे वो आपके आचार्य शुक्ल जी थे और उनके हिंदी साहित्य का इतिहास था। उसके बाद आगे बढ़े तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना। ये कथन को देखिए तो कैसे अपभ्रंश हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य के रूप में स्थापित हो जाती है, हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाती है। अर्थात उन्होंने अपभ्रंश के द्वारा रचित साहित्य को हिंदी के साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा। उसके बाद आगे बढ़े तो किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। आधुनिक हिंदी साहित्य की परम साहित्य संपत्ति का विचक कहा जाता है हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त। इतिहास ग्रंथों में हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार माने जाते हैं तो जॉर्ज ग्रियर्सन को। उसके बाद आगे बढ़े इतिहास दर्शन का संबंध न तो अपने आप में अतीत से होता है न ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारंपरिक संबंधों से। तो ये कहने वाले कॉलिंगवुड से। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी भाषा और साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री।
हिंदी काव्य संग्रह पंडित महेश दत्त शुक्ल। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उत्तरी भारत का संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। और आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो आज के लिए बस इतना ही, और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चंस बहुत ही पसंद आए होंगे। तो अगले वीडियो में हम और भी इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपके सामने रखने के प्रयत्न करेंगे। तो इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को प्यार दें, और इस तरीके से वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जो कि एकदम निःशुल्क है, उसमें कोई भी पैसे की जरूरत नहीं है, एकदम फ्री है। तो इसी तरीके से आपको वैल्यूएबल वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस धन्यवाद। जय हिंद।